नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख और इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे बीजेपी सांसद जयंत को लेकर की टिप्पणी। वो राजधर्म का पालन कर रहा है, मैं राष्ट्र धर्म का। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है यशवंत का मुकाबला। महाराष्ट्र के महासंग्राम पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी? जेल में ही रहेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया था सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 433 अंक उछलकर 53,161 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 133 अंक की उछाल के साथ 15,832 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के महासंग्राम से जुड़ी है। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागी शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधायक दल के नेता अजय चौधरी, उद्धव सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सिर्फ 14 दिन के लिए शिंदे गुट को राहत दी है, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि सभी 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। उससे बागी विधायक बच नहीं सकते। साफ है, महाराष्ट्र का यह सियासी ड्रामा लंबा चलने वाला है। लेकिन क्या इस बीच बीजेपी ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव? क्या फ्लोर टेस्ट से गुजरेगी उद्धव सरकार? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी राष्ट्रपति चुनाव की। आज विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन में विपक्षी एकता की तस्वीर दिखी। इस तस्वीर से एनडीए खेमे में खलबली मच गई। और अग्निपथ स्कीम पर कैसे कांग्रेस ने छुड़ाए मोदी सरकार के पसीने। वहीं आपको बताएंगे कि सत्ता के लिए कैसे गुजरात बीजेपी छात्रों को बना रही थी अपना राजनीतिक मोहरा। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी संकट का समाधान कब तक होगा, यह सवाल राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सियासी संकट के बीच आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में शिंदे की तरफ से हरीश साल्वे तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, जबकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से कोर्ट में राजीव धवन मौजूद हुए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने दी क्या दलीलें और क्या निर्देश दिया है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी संकट की तस्वीर जल्दी साफ होती नहीं दिख रही है। शिंदे गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस के सभी पक्षों से जवाब मांग लिया। कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे चले आए, पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर से हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें पूछा गया है कि उनके खिलाफ आए नोटिस को कैसे खारिज किया गया। कोर्ट ने सवाल किया कि जब आर्टिकल 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को हटाने का मामला पेंडिंग हो तो क्या वो सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेज सकते हैं। कोर्ट के सवाल पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधायकों ने 21 जून को ईमेल लिखा होगा और 22 को स्पीकर को नोटिस मिला। यह अनऑथराइज्ड मेल से आया था और 14 दिन भी नहीं हुए थे। इसे विधानसभा के दफ्तर नहीं भेजा गया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया। अगर कोई खत देता है और वो रजिस्टर्ड दफ्तर से नहीं आया है तो स्पीकर पूछ सकता है कि आप कौन हैं। ये खत केवल एक एडवोकेट विशाल आचार्य ने भेजा था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 11 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यानी डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो नोटिस जारी किया था, उस पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद 11 जुलाई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी पक्षों को 3 दिनों के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब सभी पक्षों का जवाब आ जाएगा उसके बाद ही इस पर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस बीच में बागी गुट की ओर से सरकार बनाने की कोशिश होती है तो कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
कोर्ट के आदेश में साफ है कि उसने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को खारिज नहीं किया है, सिर्फ 11 जुलाई तक के लिए रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो बागी विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगा दी है, लेकिन यह साफ कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस से वो बच नहीं पाएंगे। शिंदे गुट ये जानता है कि सीएम उद्धव ठाकरे इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन बीजेपी जरूर मौके पर चौका लगाने की रणनीति बना रही है। वहीं आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट के खिलाफ अब तक नरमी दिखा रहे सीएम उद्धव ठाकरे के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है और इसकी पहली गाज उन विधायकों पर गिरी है जो सरकार में मंत्री हैं और इस समय गुवाहाटी में है। तो दूसरी ओर केंद्र की जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। तो क्या रहा आज महाराष्ट्र के सियासी संकट में खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुवाहाटी गए विधायक किसके साथ हैं, ये तो उनके मुंबई वापस लौटने के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा है कि करीब 20 विधायक उनके और सीएम उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। वो गुवाहाटी में, जहां सरकार बीजेपी की और महाराष्ट्र से उसकी दूरी 2700 किलोमीटर की है, इसलिए अभी विधायक वो बोल रहे हैं जो एकनाथ शिंदे कहते हैं। लेकिन एक बार विधायक मुंबई आ जाएंगे तो शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा कि किसके साथ कितने विधायक हैं। इन सब के बीच शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर उद्धव ठाकरे ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शिंदे सहित सभी 9 मंत्रियों से विभाग वापस ले लिए गए हैं। शिंदे के शहरी विकास लोक निर्माण विभाग का कार्यभार अब सुभाष देसाई को सौंप दिया गया है। इस बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज गुवाहाटी गए हैं वो शिवसेना के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। शिवसेना के बाहर जाकर वो लड़कर दिखाएं। आदित्य ठाकरे लगातार बागियों पर तीखे तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर शिवसैनिकों का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी तेज हो गया है। शिवसैनिकों के डर के चलते ही सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों को अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ी। वैसे महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि सभी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में शिंदे और उनके साथ के विधायकों को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सबके बीच केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें 28 जून को कार्यालय में पूछताछ के लिए मौजूद होने को कहा गया है, जिसे लेकर संजय राउत ने ट्वीट किया, मुझे अभी अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। हम सभी बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। ये साजिश है। भले ही मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, लेकिन मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। राउत ने कहा है कि मैं सामना के दफ्तर में हूँ, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता। जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, मुझे पता था कि ऐसा होगा। आप जितना चाहे तकलीफ दें, लेकिन मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं बाला साहेब की शिवसेना के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि राउत को नोटिस मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास से जुड़े कथित मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दिया गया है। इस नोटिस की टाइमिंग से साफ है कि शिवसेना के विधायकों की बगावत का ईडी से भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि शिवसेना नेता ये दावा लगातार कर रहे हैं कि गुवाहाटी गए अधिकांश विधायकों पर ईडी का दबाव है, जिस कारण वो बागी हो गए। महाराष्ट्र के महासंग्राम में बीजेपी हर तिकड़म लगा रही है, क्योंकि उद्धव की कुर्सी पर फडणवीस की नजर है। क्या देवेंद्र फडणवीस की मुराद होगी पूरी? क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। वैसे इस समय देश की सबसे बड़ी कुर्सी की भी लड़ाई शुरू हो गई है। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 18 जुलाई को वोटिंग होनी है, तो 21 जुलाई को नतीजे सबके सामने होंगे। आज विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान जो तस्वीर सामने आई, उससे एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए का समर्थन करते रहे दलों में ही फूट पड़ गई है, जिससे यशवंत सिन्हा की दावेदारी मजबूत हो गई है। देश में राष्ट्रपति पद पर अब रामनाथ कोविंद की जगह कौन आएगा, इसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी की नजरें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई हैं। तो वहीं आज विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा नेता सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। तो वहीं अब तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की घोषणा की है। और आज टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री टी रामाराव भी सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। रामाराव ने ट्वीट करके कहा, टीआरएस के अध्यक्ष केसीआर गारू ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को समर्थन देने का फैसला किया है। टीआरएस का साथ मिलने से एक तरफ जहां विपक्ष की जीत की उम्मीद बढ़ गई है, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक टीआरएस का समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ था।
वहीं रविवार को यशवंत सिन्हा ने दावा किया था कि उन्हें कई अदृश्य ताकतों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो किसानों, कामगारों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समाज के सभी वर्गों की आवाज को उठाएंगे। तो उधर शरद पवार भी अब जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। जब दो उम्मीदवार हों तो दोनों जीत नहीं सकते। यानी शरद पवार ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि यशवंत सिन्हा की जीत तय है। तो यशवंत सिन्हा को मिल गया है केसीआर का साथ। इस साथ ने विपक्ष की एकता को भी ताकत दी है। इधर देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस योजना पर मोदी सरकार को घेर रही हैं। जहां युवा सड़कों पर उतरे हैं, वहीं आज कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आए। हाथों में पोस्टर लिए सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो देश में कहां-कहां हुआ इस अग्निपथ योजना का विरोध, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेना में भर्ती को लेकर मोदी सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया, लेकिन देश के युवा इस योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही हैं। ऐसे में आज अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर देश के युवा की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला शहर अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। अग्निपथ योजना के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता, ये सत्याग्रह नहीं रुकेगा। बता दें कि इस देशव्यापी प्रदर्शन का असर बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर देखने को मिला है। यूपी के लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों में धरना प्रदर्शन हुआ। तो वहीं बिहार के पटना में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है। अग्निपथ युवा विरोधी योजना है, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसे वापस लेना चाहिए। तो उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने सुंदरकांड का पाठ कर केंद्र सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये योजना देश के साथ धोखा है। इसके अलावा हरियाणा के कई राज्यों में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। अंबाला में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी प्रधान रामकिशन गुर्जर ने कहा कि बीजेपी पहले भी जीएसटी और नोटबंदी जैसे कानून लेकर आई है और अब फिर गुमराह करने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई। आज का युवा सड़कों पर है। इसके साथ ही कहा कि जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, सरकार इस कानून को भी वापस ले। कांग्रेस लगातार युवाओं के समर्थन में इस योजना का विरोध कर रही है और कांग्रेस का साफ कहना है कि जब तक योजना वापस नहीं होगी तब तक विरोध किया जाएगा, जिससे साफ है कि अग्निपथ पर बीजेपी की परेशानी कम नहीं होने वाली है। अग्निपथ स्कीम युवाओं को रास नहीं आ रही है, लेकिन बात मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि क्या यह आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह लंबा चलेगा। वहीं गुजरात का सियासी पारा इस वक्त अपने उफान पर है। बीजेपी गुजरात की सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए हर तरह की तिकड़म लगा रही है। बीजेपी इस बार कॉलेज छात्रों को अपना राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में बीजेपी का एक ही सिद्धांत है कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएंगे। बीजेपी सत्ता के लिए राज्य में साम दाम दंड भेद सभी चालें चल रही है, लेकिन बीजेपी की हर चाल को बेअसर करने के लिए कांग्रेस भी दांव पर दांव चल रही है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बीच एक खबर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है और कांग्रेस खुलकर बीजेपी का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि भावनगर शहर में महिला कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक आदेश जारी कर अपनी छात्राओं को सत्ता पर काबिज बीजेपी का पन्ना प्रमुख बनने को कहा है, लेकिन बीजेपी की ये चाल अब उस पर उल्टी पड़ गई है। स्थानीय कांग्रेस इकाई ने प्रिंसिपल के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अपनी राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज चलाने वाले ट्रस्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। 24 जून को जारी एक आदेश में श्रीमती एनसी गांधी और श्रीमती बीवी गांधी महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्रभारी प्रिंसिपल रंजन बाला गोहिल ने भावनगर नगर निगम की सीमा के दायरे में रहने वाले सभी छात्रों को पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ आने और मोबाइल फोन साथ लाने के लिए कहा, ताकि वो बीजेपी के पन्ना प्रमुख बन सके। कॉलेज के ट्रस्टी ने कहा है कि यह आदेश रविवार रात उनकी जानकारी में आया था, जिसके बाद उन्होंने फौरन साथी ट्रस्टियों के साथ इस पर चर्चा की
और प्रिंसिपल को कॉलेज से बाहर कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की भावनगर शहर इकाई के प्रमुख प्रकाश वघानी ने कहा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने की बात करती है। अब इससे साफ है कि ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। एकमात्र संस्थान नहीं है, कई अन्य संस्थान हैं जो बीजेपी के अधीन काम करते हैं और पार्टी उन्हें नियंत्रित करती है। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी को घेर रही है, वहीं बीजेपी अपने बचाव में तर्कहीन जवाब दे रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने जीत के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हों, लेकिन कांग्रेस गुजरात में काफी एक्टिव जरूर है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। मुश्किल आप सरकार के लिए भी खड़ी हो सकती है। संगरूर उपचुनाव में मिली हार के बीच आज पंजाब सरकार ने अपना बजट पेश किया, लेकिन इस बजट ने किसानों से लेकर राज्य की महिलाओं तक को निराश किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि 18 साल से बड़ी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार ने मान सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मान सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। इसकी झलक सरकार के पहले बजट में साफ नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा और सेहत पर किया गया है। इन दोनों विभागों के सिस्टम को सुधारने के लंबे चौड़े वादे करके आप पंजाब की 117 में से 92 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। सरकार ने 2022-23 के लिए शिक्षा का बजट 16% और सेहत का 24% बढ़ा दिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में इसे पेश किया। चीमा ने 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा। ये पिछले साल से 14% ज्यादा है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। फ्री बिजली के अपने वादे को आप सरकार 1 जुलाई से पूरा करेगी। हालांकि 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने के वादे के बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। विपक्ष ने इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही आर्थिक हालात ठीक होंगे तो इस वादे को जल्द ही पूरा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसकी कोई तारीख नहीं बताई। बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि सरकार का फोकस बिगड़ते वित्तीय हालात को बहाल करना, आमदनी बढ़ा कर्जा कम करना और सार्वजनिक फंडों की प्रभावशाली और कुशल इस्तेमाल को यकीनन बनाने पर है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस सियाह समुद्र से नूर निकलेगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा का दावा है कि सरकार की इनकम 2021-22 के मुकाबले 17.8% बढ़ेगी, जिससे खजाने में 95,378 करोड़ रुपए अधिक आएंगे। नई एक्साइज पॉलिसी से 9,648 करोड़ की कमाई होगी, जो पिछले साल के मुकाबले 56% ज्यादा है। जीएसटी वसूली में कमियां दूर करके 27% इनकम बढ़ेगी, जिससे खजाने में 4,350 करोड़ रुपए आएंगे। गैर टैक्स स्रोतों से 636 करोड़ की इनकम के साथ 11% बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें माइनिंग भी शामिल है। केंद्रीय टैक्स से 14,757 और केंद्र से ग्रांट इन एड से 28,731 करोड़ आने का अनुमान है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कि कैसे सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को कुचल रही है। मोदी सरकार की कोई भी मुखालफत करेगा, उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। सरकार का ये रवैया दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसी कड़ी में अब सरकार ने किसानों से जुड़े ट्विटर हैंडल को लेकर बड़ा एक्शन लिया है, जिस पर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई है। तो क्या है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र अभी तक तो उसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा ले रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखने की आजादी सरकार छीन रही है और इसके लिए उन अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की पोल खोलते हैं या सरकार की मुखालफत करते हैं। बता दें कि भारतीय कानूनों के तहत किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर टू ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है। ये दोनों ही अकाउंट केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में बने थे, जिसके जरिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखी जाती थी। बता दें कि किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट पर करीब 5 लाख फॉलोअर्स थे, वहीं ट्रैक्टर टू ट्विटर के 55,000 फॉलोअर थे। इन दोनों अकाउंट के जरिए किसान आंदोलन के वक्त से ही किसानों को बदनाम करने वालों को जवाब देने के साथ ही सही तथ्य रखे जाते थे, साथ ही किसानों को जागरूक भी किया गया। वहीं ट्रैक्टर टू ट्विटर के जरिए कृषि कानूनों के विरोध को ट्रेंड कराया जाता था, लेकिन अब भारत में इन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। हालांकि ये अकाउंट विदेशों में बैन नहीं किए गए हैं। ऐसे में अब सरकार की इस तानाशाही पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है और जालंधर के कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री परगट सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज उठाने वाला ट्विटर अकाउंट केंद्र सरकार के कहने पर ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिया, ये बहुत शर्मनाक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बोलने की आजादी के खिलाफ है। सिर्फ किसानों से जुड़े अकाउंट ही नहीं, सरकार पत्रकारों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। दरअसल ट्विटर ने पत्रकार राणा अयूब के अकाउंट पर भारत में
में रोक लगा दी है। ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की गई है। वहीं ट्विटर की इस कार्रवाई के खिलाफ कई लोग विरोध कर रहे हैं। बता दें कि टेनिस दिग्गज मार्टिना नवरातोलेवा ने कहा, तो अगला कौन है? ये भयानक है। यानी सरकार अब बोलने की आजादी छीनने के लिए इस हद तक जा चुकी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।